डीएसबी कॉलेज का 20वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रतिभाग। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को प्रदान की उपलब्ध उपाधियां। समीन बंसल ने पुलिस लाइन रेस कोर्स का किया निरीक्षण। रजत जयंती समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। 8 नवंबर को पुलिस लाइन में होगा कार्यक्रम। नैनबाग शरदोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम नितिका खंडेलवाल ने सरदार सिंह रावत की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। झंडारोहण के साथ किया शुभारंभ। हरिद्वार में गंगा स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सुरक्षा यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। रानीपुर में चोरी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर देहरादून से आ रही है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस लाइन रेस कोर्स का निरीक्षण किया। राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। 8 नवंबर को पुलिस लाइन में होगा कार्यक्रम। पुलिस रैतिक परेड की परखी व्यवस्था। डीएम ने अधिकारियों से ली विस्तृत जानकारी। अधिकारियों को दिए निर्देश। कार्यक्रम को बनाए भव्य। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से करें पूर्ण। आयोजन में स्वच्छता, प्रकाश और शांति व्यवस्था का रखे विशेष ध्यान। एसएसपी ने ड्यूटी परेड, रिहर्सल और सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश। पुलिस लाइन में आकर्षक परेड का होगा आयोजन। परेड में पुलिस की विभिन्न इकाइयां करेंगी प्रतिभाग। नैनीताल के डीएसबी कॉलेज के 20वें दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की बुद्धि और कौशल का विकास करना ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक बल और चरित्र को भी सुदृढ़ करना होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, साथ ही हमें विनम्र होना और समाज और देश के विकास में योगदान देना सिखाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी शिक्षा को वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित करें। उन्होंने कहा कि यही सच्चा धर्म है जो उन्हें सच्चा सुख और संतोष प्रदान करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। सरकार निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीतिगत पहल कर रही है। ये पहल युवाओं के लिए अनेक अवसर उत्पन्न कर रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में शोध, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें विश्वास है कि विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर अग्रसर रहेगा। के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ सामाजिक दायित्व भी है। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आसपास के गांव में जाना चाहिए, बल्कि कुछ गांव को तो गोद में लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखना, जानना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए सरकार तो मौजूद है, लेकिन विद्यार्थियों को, सभी जनता का भी दायित्व रहता है कि अंडर प्रिविलेज्ड जो पीछे रह गया है उनको भी कुछ कुछ साथ लेना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है और मुझे लगता है उस संकल्प को, उस शक्ति को आप समुचित उपयोग करेंगे और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा
जीवित रखना चाहिए। आज हम तकनीकी युग में स्वर्णीय दौर में हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आगे बढ़ने के लिए तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। इसे अपने विचार, संस्कृति और संवेदनाओं का सहायक बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक भाव सदैव अपने भीतर जीवित रहना चाहिए। डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने नैनबाग पहुंचकर आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग में सरदार सिंह रावत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नैनबाग शरदोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 33वां नैनबाग शरदोत्सव का मंत्रोच्चारण और झंडारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डीएम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर जानकारी ली। साथ ही समूह की महिलाओं से आवश्यक सामान खरीदा। साथ ही 15,75,000 का डमी चेक देवभूमि सीएलएफ न्याय पंचायत ज्ञानी को एनआरएलएम का ओर से प्रदान किया गया। इस मौके पर विभिन्न स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की शानदार प्रस्तुति दी। विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल और कैंप लगाकर लोगों को लाभान्वित किया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने क्षेत्र के विकास से संबंधित 5 सूत्रीय मांगों को सम्मुख रखा। वहीं डीएम ने समिति द्वारा रखी गई मांगों पर प्राथमिकता के पर आवश्यक कार्रवाई जो संस्करण है शरदोत्सव का और यहाँ पे जो समिति है उन लोगों का मैं पुनः पहले तो आभार करना चाहती हूँ, उन्होंने यहाँ बुलाया। और शरद उत्सव क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है और 37 इसका ये संस्करण मना रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम ये शरदोत्सव ऐसे मेले करते हैं तो इससे न केवल हमारे बच्चों में संस्कृति का ज्ञान जाता है और जबकि हम अपनी संस्कृति को जानते हैं और उससे हम उसको बढ़ावा भी देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे समिति द्वारा बहुत भव्य और अच्छा आयोजन किया गया। यहाँ पे हम लोगों ने बहुउद्देशीय शिविर भी सरकार द्वारा लगाया गया है जिसमें लोगों को न केवल सिर्फ एग्रीकल्चर और पशुपालन के बेनिफिट्स, इसके अलावा हमने महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं का आयरन लड्डू जो दिए हैं वो दिए। अगर आपको याद होगा तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक ब्लड कैंप चला था जिसमें एनीमिया जितनी हमारी विमेन थी उनको हमने चिन्हित किया था। तो उसमें जो हमें माइल्ड एनीमिया मिली और जो हमारी सीवियर एनीमिक मिली, इस क्षेत्र की महिलाओं को आज हमने आईसीडीएस में आयरन के लड्डू दिए गए ताकि जब वो लोग इसका सेवन करेंगे रेगुलरली तो उनका हीमोग्लोबिन अप होगा और वो एनीमिया से बाहर आ जाएगा। तो ये भी पहल हम लोगों ने आज यहाँ शुरू करी है और यहाँ पे काफी अच्छे स्टॉल भी बने हैं, बच्चों ने बहुत अच्छी बातें करी है। मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और इन लोगों को बधाई देती हूँ और इस शरदोत्सव को वो आने वाले हर वर्ष में। डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने निरीक्षण भवन में नैनबाग में लखवाड़ बांध बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित काश्तकारों की भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को सुना। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 30 वर्ष बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के परिवारों और काश्तकारों को विगत 30 वर्षों से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका समाधान न हो पाने के कारण प्रभावित अपनी 21 मांगों को लेकर 10 दिन से धरने पर बैठे हैं। प्रभावितों ने परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के 70% पद योग्यता अनुसार बांध प्रभावित परिवारों के लिए आरक्षित करने, कंपनी द्वारा बाहर किए गए युवाओं की बहाली, युवाओं के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लिए जाने और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत बांध प्रभावित काश्तकारों के अधिकारों के अनुरूप नीति बनाकर उपलब्ध कराने, परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण आदि मांगों को पूरा न होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही। डीएम ने बांध प्रभावित काश्तकारों की बात सुनते हुए चतुर्थ श्रेणी के लिए शैक्षिक योग्यता अनुसार लोगों की सूची पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत ड्राफ्ट बनाकर उपलब्ध कराने को कहा। तो वहीं उत्तराखंड जल विद्युत निगम और एक L&T कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावितों के हित में उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया।
24 अक्टूबर से हम लोगों के यहाँ पे जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए थे लगभग में लगभग 22 मांगे हैं। उसको हमने काफी विस्तृत तरीके से देखा भी है पिछले कुछ दिनों पे एसडीएम द्वारा भी और हमारी कंपनी द्वारा भी यहाँ पे विजिट किया गया। परंतु अब ये देखा है कि कुछ जो मांगे हैं वो सक्षम स्तर से होनी है। तो आज जिला अधिकारी हम लोग यूजीवीएल के जो टॉप हेड्स हैं उनको बुलाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है उसके वरिष्ठ अधिकारी जो दिल्ली में बैठते हैं उनको बुलाएंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मेजरली हमें जो यहाँ के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो 70% लोगों को रोजगार लगाना है उसकी मुख्य मांग है और लोकल लोगों को यहाँ पे काम मिले और जो कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ निकाल दिया था उस पर हम वार्ता करें। तो मैंने अभी यहाँ कमिटमेंट दिया कि उनकी कंपनी के जो एचआर हेड होंगे उनको हम लोग बुलाएंगे और जिले स्तर पर हेडक्वार्टर पे मेरे स्तर पर इस पर बैठक होगी। उसके अलावा काफी सारे जो बिंदु हैं वो टेक केयर कर लिए गए हैं। जो हमारे यहाँ के मैटर्स हैं या आरएनआर पॉलिसी को लेकर मैटर है उस पर उनके जो सुझाव हैं वो विधिवत लिए जाएंगे और उसको आगे इंकॉर्पोरेट किए जाएंगे। तो मेरा इसी के साथ क्योंकि काफी अच्छी यहाँ बैठक हुई है तो मेरा आग्रह लोगों से यही है कि वो लोग इस धरने को खत्म करेंगे और हम लोग 11 तारीख में हमने डेट डिसाइड करी है। वहां पे पूरा आला अधिकारियों के साथ जो हमारे सारे कंपनी के हैं और यूजीवीएल के उनके साथ बैठक करके ठोस निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। और रुद्रपुर से खबर आ रही है जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटीआई पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताते चले। अवैध असलहों के साथ शातिर आरोपी गिरफ्तार। मोहम्मद आलिम के रूप में हुई आरोपी की पहचान। 1 पिस्टल, 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस हुआ बरामद। आरोपी कासिम के कहने पर विभिन्न व्यक्तियों के असलहे पहुंचाने का करता था काम। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दे रही दबिश। मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के भय मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने के क्रम में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज थाना आईटीआई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जिसमें मुखबिर की सूचना पर मोहम्मद आलिम नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 पिस्टल 32 बोर की, 2 तमंचे 315 बोर के और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि यह हथियार उसे मोहम्मद कासिम नामक व्यक्ति द्वारा सप्लाई किए जाते थे। कासिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार अभियुक्त आलिम को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। साथ ही थाना आईटीआई पुलिस टीम को प्रभावी कार्रवाई के लिए नगद इनाम की घोषणा की जाती है। धर्मनगरी हरिद्वार में कल होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के बड़े गंगा स्नान को सकुशल और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और हरिद्वार एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों और पुलिस बल को ब्रीफिंग के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा यातायात व्यवस्था का कड़ाई से जायजा लिया। एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान साल का अंतिम और सबसे बड़ा स्नान होता है। पिछले साल करीब 30 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते पहुंचे थे और इस बार यह संख्या 30 लाख से भी ज्यादा होने का अनुमान है। इस भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पुलिसकर्मियों की सघन तैनाती की गई है। पुलिस बल के अलावा पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई ब्रीफिंग में एसएसपी ने सभी अधिकारियों और जवानों को अपनी ड्यूटी दृढ़ता और संयम के साथ निभाने के निर्देश दिए और इसी के साथ ही श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए मंगलवार शाम 6 बजे से ही स्नान की समाप्ति तक हरिद्वार शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा और 6 बजे से स्नान पर्व तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। साथ ही रूट डायवर्जन दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून और नजीबाबाद रूट से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। स्नान को लेकर वृहद रूप से तैयारियां की गई हैं और पूरे मेला एरिया को जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करने के साथ साथ जगह जगह जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी है और पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग करी गई है। साथ ही सेक्टर ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और अपेक्षा कर रहे हैं कि हम काफी भीड़ आएगी इस मेले में, इसीलिए सभी को सतर्कता बरतने के लिए बताया गया है और कोई भी लापरवाही न हो ड्यूटी में, इसके लिए भी सभी को बता दिया गया। सर, मेले में भी काफी भीड़ आई थी लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा किया गया था। जगह जगह जो पार्किंग करते हैं व्हीकल्स उसकी वजह से जाम की सिचुएशन डेवलप होती है, तो इस क्रम में अगर जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उस हिसाब से विभिन्न पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, तो उसको लेवल वाइज हम लोग पार्किंग को करेंगे
और अन्यथा जहाँ जहाँ हमारे मेन हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी कुछ जगह पे, भादराबाद से लेकर अगर हम देखें कोर कॉलेज के बीच में हाईवे अभी निर्माण चल रहा है, तो वहाँ अगर कुछ जाम लगेगा तो वहाँ पे स्पेशली फोर्स तैनात की गई। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान कल समस्त पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है और पूरे पुलिस प्रबंधन के लिहाज से समस्त जनपद को, पूरे जनपद को 11 जोन में और 36 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहाँ आवश्यक पुलिस बल लगाया गया है। साथ में इनके सहायतार्थ पीएससी बल भी इनको दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ अन्य जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं उसको भी ब्रीफ किया गया है। किसी प्रकार की कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए या कोई भी ऐसी स्थिति आती है इसके लिए पुलिस बल पर्याप्त रूप से तैयार रहे। इसके लिए आवश्यक जो हमारे जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। मुझे उम्मीद है कि इस स्नान को हम बहुत बेहतर तरीके से और आवश्यक हमारे पास संसाधन लगभग सभी आ चुके हैं अच्छे तरीके से। यातायात प्रबंधन के लिए पूर्व में लगातार हमारी ओर से जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो प्रसारित की गई हैं। कल के दिन क्योंकि हैवी व्हीकल को हम लोगों के द्वारा सुबह प्रतिबंधित किया गया है, इसके साथ ही डाइवर्जन प्लान भी समय समय पर लागू किए जाएंगे, जिसके बारे में सभी माध्यम से मीडिया कर्मियों को, आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे ट्रैफिक प्रबंधन है उसको के लिए जो सूचनाएं हैं वो प्रसारित की गई हैं। तो कल निश्चित तौर पे हरिद्वार के लिए काफी बड़ा स्नान कल सामने है। इसके लिए जो ट्रैफिक प्रबंधन की जो आवश्यक तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए जो डाइवर्जन प्लान है वो लागू किया जाएगा। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में बैकुंठ चतुर्दशी मेला के अवसर पर प्रसिद्ध कमलेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने पूरे भक्तिभाव और अनुशासन के साथ लाइन में लगकर कमलेश्वर महादेव के दर्शन किए। मंदिर परिसर और मार्गों पर जन सैलाब के बावजूद शांति, सुव्यवस्था और सौहार्द का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एसएसपी सर्वेश पवार के दिशा निर्देशन में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस मेले आयोजन के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटा जा सके। तो वहीं पुलिसकर्मियों द्वारा दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं को उचित दिशा निर्देश और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लगातार सक्रिय और सुव्यवस्थित रखा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का, परेशानी का सामना न करना पड़े। विकास प्रदर्शनी मेला में पौड़ी पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट से जुड़ी सुविधाओं पर सावधानियों पर लोगों को जानकारी दी गई। पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे का संदेश देते हुए नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए। आज यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी मेले का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल मोड से शुभारंभ किया गया और यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में हमारे जो श्रीनगर की जनता है उन्होंने भी इसमें सहभागिता निभाई और यहाँ जो हमारे कई प्रकार के स्टॉल्स भी यहाँ पे लगे और आगे आने वाले जो भी हमारे 7 दिन 4 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक वहाँ पे विभिन्न स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। खेल कूद की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहेगा और हमारे जो कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम आज किया गया। तो इस तरीके से ये बहुत भव्य रूप में इस बार इस मेले ने लिया है। कई सारे नए एडिशन भी हुए, कई वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि की नई प्रतियोगिताएं जोड़ी गई, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे जो धारी देवी मंदिर के पास में होता है वो भी यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है। साथ में कुछ फन गेम्स जोड़े गए हैं, परिधान जो पहाड़ी परिधान है, पहाड़ी रसोई है, उस तरीके के कार्यक्रम भी यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो अल्टीमेटली इस मेले के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक, हमारी जो धार्मिक और आर्थिक धरोहर इन सबको संजोने का काम किया गया है और कई सालों से ये मेला चलता रहता है, चलता रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल दौरे को लेकर जनपद में की गई व्यापक पुलिस बल की तैनाती के बीच नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने शहर के विभिन्न ड्यूटी प्वाइंटों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने चौकसी और अनुशासन के साथ ड्यूटी निभा रहे जवानों की सराहना की, साथ ही बेहतर कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। तो वहीं एसएसपी को अचानक अपने बीच पाकर जवानों के चेहरे पर खुशी और गर्व की भावना साफ दिखाई दी। एसएसपी ने सभी कर्मियों से बातचीत कर उनका आवश्यकताओं, चुनौतियों और सुझावों को भी जाना। नारीमान पॉइंट तक और वापस हेलीपैड से बात करने और तो लाइन में जाके तो और जोली कोर्स में काम करना है या तो जोली कोर्स ही बेस्ट करना है। वो ऐसे वीआईपी को मूव करके नहीं खड़ा कर सकते। आईपीएस सर्वेश पवार ने जब से पौड़ी पुलिस कप्तान चार्ज संभाला है तब से नशा तस्करी
को जिले में सामत आ गई है। के बाद एक नशा तस्कर गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। आज भी कोटद्वार पुलिस में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके तहत कब्जे में पुलिस ने 8.76 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। सरकार की पहचान वीरेंद्र सिंह निवासी कोटद्वार के रूप में हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने किया। उन्होंने बताया कि जिले में नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। आज कोटद्वार में हमारी जो थाना पुलिस है, जो हमारी CIU उनके द्वारा संयुक्त टीम बनाकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, वीरेंद्र सिंह रावत, जिसके पास से लगभग 9 ग्राम स्मैक के आसपास बरामद हुई है। उपरोक्त प्रकरण में FIR पंजीकृत करके जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चौखटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन कर रहे प्रतिनिधि मंडल ने की भेंट। अस्पताल के उन्नयन के लिए शासनादेश जारी करने का सीएम धामी का जताया आभार। 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड चौखटिया अस्पताल की क्षमता। सीएम धामी चौखटिया के संबंध में जल्द करेंगे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन, जनहित की प्रत्येक मांग पर गंभीरता से होगा विचार। एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड वासियों के लिए बनेगा विशेष काउंटर। सीएम धामी ने कहा, प्रदेशवासियों को मिलेगी त्वरित और सरल चिकित्सा सेवा। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। उन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम। अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन कराई जाएगी उपलब्ध। स्थानीय नागरिकों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। निर्माण से संबंधित कार्यों को लेकर कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्यदायी संस्था किया नियुक्त। अस्पताल के विस्तार से चौखुटिया और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए ठोस स्वास्थ्य नीति पर दूर कर रहे कार्य। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कर रहे कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार पुलिस का मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में कोतवाली रोड की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को प्रतिबंधित दवाई की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप की 60 शीशी प्रतिबंधित दवाई बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम भूपेंद्र कुमार निवासी पंजाब बताया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली रुड़की पर NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, विजेंद्र चौहान नाम के व्यक्ति ने कोतवाली रानीपुर में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सेक्टर 4 खोखा मार्केट स्थित उनके पान के खोखे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में सेंध लगाई। चोरों ने दुकान के अंदर से सिगरेट, पान मसाला आदि करीब 10,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने विजेंद्र चौहान की दुकान के बगल में स्थित एक अन्य फास्ट फूड की दुकान को भी निशाना बनाया। वहां से फास्ट फूड बनाने का सामान, बर्तन आदि सामान चोरी कर लिया। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों के धरपकड़ के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरेश्वरी देवी मंदिर वाले रास्ते से 4 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए आंकी गई है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी अजय किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पुराने विवाद के चलते मृत युवक की दूसरे युवक के साथ आपसी मारपीट हुई, जिसमें युवक की मौत हो गई।
कोई पूर्व संयोजित साजिश के तहत मृतक पर हमला किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। मृत युवक पर केवल हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। अन्य किसी भी अपराध करने की भी कोई जानकारी नहीं है। घटना की प्रारंभिक जांच में मृतक ने विपक्षी युवक पर ब्लेड से हमला भी कर दिया है और घटना को सनसनीखेज बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि गलत है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरी जानकारी एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया के सामने दी है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी करने पर पता चला है कि मृतक के स्मित नगर स्थित सैलून से बाहर आते समय एक अन्य व्यक्ति से कहासुनी हो गई। आपसी मारपीट के दौरान मृतक ने ब्लेड से दूसरे युवक पर हमला किया, जिससे उसे चोट आई। मारपीट की घटना के दौरान अचानक मृत युवक सड़क पर मुंह के बल गिर गया, जिसके बाद यह अचेत हो गया। देर सायं थाना प्रेमनगर के स्मित नगर से कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और तत्काल ही वहां पुलिस मौके पर पहुंची, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां वो ब्रॉड डेड घोषित किया गया। घटना के संबंध में पूरी जानकारी की गई तो उसका नाम अरुण कुमार पता चला, जो वहां पर एक नाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था और पूर्व में भी अजय किशोर नाम के व्यक्ति के साथ इसका कुछ लेन देन और झगड़े भी छोटे मोटे होते रहते थे। इसी को देखते हुए दोनों आमने सामने आ गए तो वहां पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जो मृतक है इसके द्वारा अपनी जेब से कोई नुकीली चीज निकालकर अभियुक्त के ऊपर जो है कुछ वार किए गए, जिससे उसको मामूली चोटें आई और इसी चोटों से बचने के लिए उसने जो है वहां हाथापाई हुई और धक्का मुक्की में जो है जो मृतक है वो वहां पर गिर गया। उसको सर में अंदरूनी चोट लगना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। जो भी चश्मदीद द्वारा बताया गया उनके द्वारा भी कहा गया कि दोनों द्वारा आपस में गुत्थम गुत्था की जा रही थी और कोई हमला या ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो समझ जानकारी के बाद इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें 105 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया, जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा है। जो मृतक है उस पर कोई भी ऐसे चोट या वार के निशान नहीं थे जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई उस पर हमला किया गया हो। बट कहीं न कहीं ऐसा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि गिरने के कारण जो है कोई अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण जो है मृतक की मृत्यु कारित हुई हो। और इसमें संबंध में जो आरोपी था उसको तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसको न्यायिक हिरासत में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,